अगर आप बाजार में ट्रेड करते हैं तो शायद ये दुविधा आपने महसूस की होगी। कभी लगता है कि बाजार आपकी मुट्ठी में है और अगले ही पल सब कुछ हाथ से निकल जाता है। आज की हमारी बातचीत इसी सोच को बदलने के बारे में है। हमारे पास स्कॉट नेशंस की किताब प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन बहुत साफ है, एक ट्रेडर की सोच को एक जुआरी से बदलकर एक कैसीनो मालिक की तरह बनाने की कोशिश करना। वाह, एक कैसीनो वाली बात, ये बहुत गहरी है ना? हाँ। सोचिए, एक जुआरी वो एक दांव के जीतने पर फोकस करता है, उसे जैकपॉट चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कैसीनो का मालिक वो हर एक दांव के बारे में नहीं सोचता। उसे पता है कुछ लोग जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन लंबे समय में हाउस ऑलवेज विन्स। हमेशा। क्यों? क्योंकि संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा उसके पक्ष में होती है। और स्कॉट नेशंस का पूरा फलसफा वो इसी एक लाइन पर टिका है। सफल ट्रेडिंग भविष्यवाणी के बारे में नहीं है, बल्कि संभावना के बारे में है। लेकिन ज्यादातर लोग तो यही करते हैं, है ना? टीवी पर एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, खबरें पढ़ते हैं और बस ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि बाजार कल कहाँ जाएगा। क्या ये सब गलत है? देखिए, गलत नहीं कहूंगा, पर अधूरा है। अनुमान लगाना तो इंसान की फितरत है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर रहना, वो भी ऐसे बाजार में जो 100% अप्रत्याशित है, बहुत जोखिम भरा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं पूछता कि क्या मुझे लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा। वो क्या पूछता है? वो पूछता है, अगर मैं ये ट्रेड लेता हूं तो इसके जीतने की गणितीय संभावना कितनी है। और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। अच्छा। नेशंस की रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना, आप मानेंगे नहीं, 80% मुनाफा भविष्यवाणी से नहीं बल्कि इसी तरह की संभावना बेचकर कमाते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स? वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वाह, मतलब पूरी सोच ही पूरी तरह उल्टी कर देनी है। हम हमेशा सोचते हैं कि अगला बड़ा मूव कहाँ आएगा, और ये किताब कह रही है कि उस बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ये स्कॉट नेशंस हैं कौन जिनकी सोच इतनी अलग है? स्कॉट नेशंस कोई अकादमिक या थ्योरिस्ट नहीं है। वो एक असली ट्रेडर हैं जो रोज बाजार में उतरते हैं। अच्छा। उन्होंने कई साल ट्रेडिंग फ्लोर पर बिताए हैं। इसके अलावा वो CNBC और ब्लूमबर्ग जैसे प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से आते हैं, जहां वो अपनी मार्केट कमेंट्री देते हैं। उनकी खासियत यह है कि वो हमेशा बड़े मुनाफे की कहानियों के बजाय जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। उनका मानना है कि ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य पैसा कमाना है ही नहीं। तो फिर क्या है? बाजार में टिके रहना। उनका एक कोटेशन है जो इसी बात को और मजबूत करता है। ऑप्शंस आपको लचीलापन देते हैं, लेकिन संभावना आपको निरंतरता देती है। इसका क्या मतलब हुआ? लचीलापन तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ। आप तेजी, मंदी या साइडवेज मार्केट हर स्थिति के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हाँ। लेकिन यही लचीलापन एक जाल भी बन सकता है। हाँ। अगर आपके पास कोई नियम या कोई सिस्टम नहीं है तो आप हर दिन एक नई रणनीति आजमाएंगे और कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। सही बात है। संभावना आपको वो सिस्टम देती है, वो आपको एक मजबूत ढांचा देती है कि आपको किस तरह के ट्रेड लेने हैं और किस तरह के नहीं। और यही निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी लंबे समय में सफलता की कुंजी है। ठीक है, मैं ये तो समझ गई कि संभावना पर ध्यान देना है, लेकिन ये संभावना ये कोई हवाई बात तो नहीं है। हम इसे नापते कैसे हैं? क्या मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पर कोई ऐसा नंबर है जो मुझे ये बताए? बेहतरीन सवाल। और नहीं, ये कोई गट फीलिंग नहीं है, ये शुद्ध गणित है। और हाँ, आपके ट्रेडिंग स्क्रीन पर वो नंबर मौजूद है। सच में? हाँ। इसे समझने के लिए हमें ऑप्शन ग्रीक्स की दुनिया में उतरना होगा। जब हम कहते हैं कि किसी ट्रेड की 70% प्रोबेबिलिटी है, तो इसका सीधा मतलब है कि अगर आप वैसी ही परिस्थितियों में 100 ट्रेड लेंगे तो उनमें से 70 बार आपके जीतने का गणितीय अनुमान है। अच्छा, ये गारंटी नहीं पर एक मजबूत आधार है। बिल्कुल। और ये अनुमान हमें ग्रीक्स से मिलता है, खासकर डेल्टा से, जिसका जिक्र बार बार होता है। एकदम सही। डेल्टा को आप एक तरह से प्रोबेबिलिटी मीटर समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मीटर? हाँ, ये हमें मोटे तौर पर बताता है कि किसी ऑप्शन के एक्सपायरी तक इन द मनी होने की संभावना कितनी है। मान लीजिए किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.30 है। ठीक है। इसका मतलब है कि बाजार को लगता है कि इस ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने का चांस सिर्फ 30% है। एक मिनट,
आप कह रहे हैं कि डेटा से हमें पता चल जाता है कि ट्रेड के जीतने की संभावना कितनी है? ये सुनने में बहुत आसान लगता है। क्या ये सच में इतना सीधा है? इसमें कोई पीएच, कोई कैच नहीं है? इसमें कैच ये है कि लोग इसे देखते कैसे हैं। एक ऑप्शन खरीदार, वो 0.30 डेल्टा को देखकर सोचेगा, अरे मेरे जीतने का चांस सिर्फ 30% है। लेकिन एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर जो नेशंस की तरह सोचता है, वो इसे पलट कर देखेगा। वो कहेगा, वाह, इस ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होने यानी मेरे जीतने का चांस 70% है। अच्छा, वो उस 30% पे दाव नहीं लगा रहा, वो 70% संभावना को बेच रहा है। समझ गई। ये तो पूरा नजरिया बदलने वाली बात है। और दूसरे ग्रीक्स जैसे थीटा और आईवी, उनका क्या रोल है इसमें? वो भी बहुत जरूरी है। थीटा को उसे एक पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह सोचिए। पिघलती हुई आइसक्रीम? हाँ, ऑप्शन का प्रीमियम ही वो आइसक्रीम है। हर गुजरता दिन बिना कुछ हुए भी उस आइसक्रीम को थोड़ा थोड़ा पिघला देता है। अच्छा। अगर आपने वो आइसक्रीम बेची है, यानी आप ऑप्शन सेलर हैं, तो ये पिघलना आपके लिए शुद्ध मुनाफा है। समय आपके पक्ष में काम कर रहा है। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यानी आईवी, उसे लेकर तो हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को आप बाजार का डर मीटर या मार्केट का हार्ट रेट कह सकते हैं। डर मीटर दिलचस्प है। हाँ, जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, जैसे चुनाव का रिजल्ट या कंपनी का नतीजा, तो बाजार में डर या अनिश्चितता बढ़ जाती है, हार्ट रेट तेज हो जाता है। सही। इसी बढ़ी हुई आईवी की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम यानी वो आइसक्रीम बहुत महंगी हो जाती है। एक स्मार्ट सेलर इसी मौके का इंतजार करता है। वो महंगी आइसक्रीम बेचता है और फिर इवेंट के बाद आईवी के शांत होने का इंतजार करता है, जिससे प्रीमियम तेजी से गिरता है। इसी से जुड़े नेशंस के एक और बात है हम मूवमेंट का पीछा नहीं करते, हम संभावना बेचते हैं। ये अब ज्यादा समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली। हम बड़े मूव पर दांव लगाने के बजाय समय और संभावना के गणित पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, आप एक शांत कैसीनो मालिक की तरह बन जाते हैं, जो जानता है कि उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन अंत में गणित उसके पक्ष में है। अच्छी लग रही है, लेकिन इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी 20,000 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो मैं इस हाई प्रोबेबिलिटी वाली सोच को लगाकर ट्रेड कैसे करूंगी? बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सवाल है। यहाँ पर नेशंस की सबसे पसंदीदा रणनीतियों में से काम आती है क्रेडिट स्प्रेड्स। क्रेडिट स्प्रेड्स? हाँ, जो कि आपको लगता है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा, तो हम एक बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे। ओके, ये बुल पुट स्प्रेड क्या होता है? इसे आसान भाषा में समझाइए। जरूर। निफ्टी 20,000 पर है, आप क्या करेंगी? आप निफ्टी से थोड़ा दूर, मान लीजिए 19,800 की एक पुट ऑप्शन बेच देंगी। ठीक है। इसे बेचने पर आपको प्रीमियम मिलेगा, मान लीजिए 50 रुपए। अब सिर्फ पुट बेचना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अगर बाजार क्रैश हो गया तो नुकसान असीमित हो सकता है। हाँ, यहीं पर डर लगता है। इसी डर से बचने के लिए हम स्प्रेड बनाते हैं। हम सुरक्षा के लिए 19,800 की पुट बेचने के साथ साथ उससे और नीचे, मान लीजिए 19,700 की एक पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। अच्छा, एक बेची और एक खरीद ली। हाँ। इसे खरीदने में शायद आपको 20 रुपए देने पड़े, तो नेट आपके हाथ में क्या आया? 50 रुपए मिले और 20 रुपए गए, यानी 30 रुपए का नेट क्रेडिट। ये 30 रुपए आपका अधिकतम मुनाफा है, जो मुझे ट्रेड लेते ही पता चल गया। बिल्कुल। और मेरा अधिकतम नुकसान, वो भी क्या पहले से पता है? हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। आपका अधिकतम नुकसान भी पहले से तय है। दोनों स्ट्राइक्स के बीच का अंतर, मतलब 100 रुपए माइनस जो क्रेडिट आपको मिला 30 रुपए, यानी 70 रुपए। अच्छा। अब चाहे निफ्टी क्रैश होकर 18,000 पर ही क्यों न चला जाए, आपका नुकसान 70 रुपए प्रति लॉट से ज्यादा नहीं होगा। आपने अपना रिस्क पहले ही कैप कर दिया। और इस ट्रेड के जीतने की संभावना कितनी है? ये आपके बेचे गए ऑप्शन के डेल्टा पर निर्भर करता है। 19,800 की पुट का डेल्टा शायद 0.20 के आसपास होगा, यानी 20%। हाँ, मतलब इसके इन द मनी होने का चांस सिर्फ 20% है। यानी आपके इस ट्रेड के जीतने की और पूरा 30 रुपए का मुनाफा कमाने की संभावना लगभग 80% है। वाह, आप निफ्टी के 20,500 जाने पर पैसा नहीं लगा रहे, आप सिर्फ इस बात पर पैसा लगा रहे हैं कि एक्सपायरी तक निफ्टी 19,800 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये तो सच में पूरा गेम बदल देता है। आप दिशा पर नहीं बल्कि एक रेंज पर दाव लगा रही हैं। सही पकड़ा। तो फिर आयरन कॉन्डोर और शॉर्ट स्ट्रैंगल जैसी रणनीतियां भी? वो भी इसी लॉजिक पर काम करती हैं? बिल्कुल। आयरन कॉन्डोर इसी बुल पुट स्प्रेड का अगला कदम है।
जब आपको लगता है कि बाजार न सिर्फ नीचे नहीं जाएगा बल्कि बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा। मतलब एक दायरे में रहेगा। हाँ, तब आप एक बुल पुट स्प्रेड नीचे की तरफ और एक बेयर कॉल स्प्रेड ऊपर की तरफ दोनों एक साथ बना देते हैं। इससे आप एक रेंज बना लेते हैं और जब तक बाजार उस रेंज के अंदर रहता है, थीटा यानी वो पिघलती आइसक्रीम आपके लिए काम करती रहती है। और शॉर्ट स्ट्रैंगल? शॉर्ट स्ट्रैंगल थोड़ एडवांस रणनीति है जो ज्यादातर हाई आईवी के माहौल में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें रिस्क अनलिमिटेड होता है, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत सख्त अनुशासन चाहिए। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है। 80% जीतने की संभावना का मतलब ये भी है कि 20% हारने की संभावना है। हाँ। और जैसा कि हम जानते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बड़ी हार पिछली कई जीतों को मिटा सकती है। तो क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी की रणनीति सिर्फ एक भ्रम है जो एक बड़े नुकसान का इंतजार में है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो हाँ, ये एक भ्रम ही साबित होगा। अच्छा। आप 10 में से 8 बार जीत सकते हैं, लेकिन अगर उन 2 हारी हुई ट्रेड्स में आपने इतना पैसा गंवा दिया जो 8 जीती हुई ट्रेड से भी ज्यादा है, तो पूरी रणनीति फेल है। संभावना की रणनीति तभी और सिर्फ तभी काम करती है जब उसके साथ 2 और चीजें जुड़ी हों। और वो क्या है? पोजीशन साइजिंग और सख्त स्टॉप लॉस। पोजीशन साइजिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप एक ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल का कितना हिस्सा दांव पर लगा रहे हैं। नेशंस का नियम है कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 1% से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी ना लें। सिर्फ 1 से 2%? हाँ, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपका एक ट्रेड में अधिकतम नुकसान 10,000 या 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर वो 20% वाली बुरी संभावना सच हो भी जाए तो भी वो आपको गेम से बाहर नहीं करेगी। ये मुझे मेरे शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब मैंने एक ही ट्रेड में अपना शायद 20% कैपिटल लगा दिया था। ओह! वो ट्रेड गलत गया और मुझे बाजार से ही बाहर होना पड़ा। अगर मैंने ये नियम अपनाया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। बिल्कुल, और यही वजह है कि नेशंस ने अपना सुनहरा नियम बनाया, जिसे हर ट्रेडर को अपने डेस्क पर लिख लेना चाहिए। वो क्या है? मुनाफा बाद में, सर्वाइवल पहले। सर्वाइवल फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड। सर्वाइवल पहले। हाँ, ट्रेडिंग में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं है। आपका पहला काम है कल फिर से ट्रेड करने के लिए जिंदा बचना। अगर आप गेम में बने रहेंगे तो मुनाफा कमाने के मौके अपने आप आएंगे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो? निचोड़ यह है कि ट्रेडिंग को एक गेट रिच क्विक स्कीम की तरह देखना बंद करें। इसे एक बिजनेस की तरह देखें। एक ऐसा बिजनेस जो भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि गणित और संभावना पर चलता है। हर दिन जैकपॉट खोजने के बजाय लगातार छोटे छोटे ज्यादा संभावना वाले ट्रेड लेना एक धीमी लेकिन ज्यादा भरोसेमंद प्रक्रिया है। ये स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। और मैं इस चर्चा को स्कॉट नेशंस के एक और बेहतरीन कोटेशन के साथ समाप्त करना चाहूंगी। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ संभावना को अपने पक्ष में रखने की जरूरत है। और इसी विचार पर मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरूर। तो क्या ये केवल ट्रेडिंग की एक रणनीति है या जीवन के दूसरे फैसलों को देखने का भी एक नया नजरिया हो सकता है? जैसे कि चाहे वो करियर चुनना हो या कोई बड़ा निवेश करना हो, क्या हम वहां भी संभावनाओं का आकलन कर सकते हैं? सोचने वाली बात है।